अच्छा, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड बिटवीन टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू प्रोग्राम, सॉरी टू नंबर्स। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए। तो कितने वेरिएबल चाहिए? 2 वेरिएबल चाहिए। तो नंबर 1 उसकी टाइप क्या होगी फिर? जो वेरिएबल हमें चाहिए नंबर ही चाहिए। उसमें एक नंबर मैंने एग्जाम्पल, उसने कोई एग्जाम्पल नहीं बताई कि क्या नंबर होंगे, तो मैंने अपने से लेट सपोज कर लिया, जैसे करते हैं ना सपोज एक्स वाई, तो मैंने उसको सपोज कर लिया 10 और इसको मैंने बोल दिया 15। अब मुझे क्या करना है भला? टू फाइंड अ मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर, इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड करना है। अच्छा, वो मैं कैसे करूंगा? वार रिजल्ट, उसकी टाइप जो है वो मैक्सिमम फाइंड करना है, तो डेफिनेटली आंसर बुलियन फॉल्स में आएगा। और मैं क्या करूंगा? इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसने बोला ही नहीं ना, मैक्सिमम बोला है कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो नंबर 2। अच्छा, अगर इसका आंसर आता है क्या, इस रिजल्ट का अगर आंसर हो इफ ट्रू, देन नंबर कौन सा बड़ा होगा? नंबर 1। अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है, अगर इसका आंसर फॉल्स आता है, क्या मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत है? और एक चीज पता है कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि क्या चीज बड़ी होगी? नंबर 2 बड़ा होगा। तो एल्स के केस में नंबर 2 विल बी ग्रेटर नंबर। तो मैंने एक इंफॉर्मेशन थी उसको यूटिलाइज किया, उसके अगेंस्ट कुछ सेंस बनाई, ऑपरेटर यूज किया, वेरिएबल बनाए, रिजल्ट आया। उस रिजल्ट की बेस पे मैंने ये थ्योरी बनाई कि अगर ऐसा सिनेरियो आएगा तो ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना। तो ये एक मैंने अपने जहन में ऑब्जर्वेशन बनाई कि कितने वेरिएबल बनेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, क्यों यूज होगा, ऑन बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, ऑन बेसिस ऑफ द प्रोग्राम आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑन, द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व। सही है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया। अब नेक्स्ट, राइट जस्ट टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। अब 3 नंबर के दरमियान मैक्सिमम फाइंड करना है। अब थोड़ा मजीद उससे ज्यादा खपना पड़ेगा जितना हम पहले खपे हैं। मतलब एक तो पहली बात क्लियर है कि हमें 3 वेरिएबल बनाने हैं क्योंकि 3 नंबर्स हैं। उसके बाद हाँ, पहले चेक करें कि नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन है नंबर 2 से। अगर है, अगर ये बात सच है, फिर हम अगेन चेक करेंगे कि नंबर 1 क्या नंबर 3 से भी बड़ा है या नहीं। अगर वो उससे भी बड़ा है तो एक्चुअल में क्या है? नंबर 1 इज ग्रेटर। अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब नंबर 1 रेस में से निकल गया। अब हम नंबर 2 को चेक करेंगे, किसके साथ? उसको दोबारा नंबर 1 से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों भला? क्योंकि वो नंबर 1 से पहले ही जीता हुआ है। रीजन इज दिस कि हमने उसको साथ पहले ही कंपैरिजन है कर लिया हुआ। उसको जस्ट चेक करेंगे नंबर 3 के साथ। अगर वो नंबर 3 से बड़ा है तो इट मीन नंबर 2 इज ग्रेटर। मतलब प्रिंट करा सकते हैं ना यहाँ पे रिजल्ट। मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप वेरिएबल को अंदर सेव ना करें उसका रिजल्ट और उसको कैलकुलेट कर लें और फौरन उसको प्रिंट भी कर दें? हाँ, कर सकते हैं। उसको जस्ट ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर दें कंसोल में, तो वो क्या करेगा? प्रिंट करने से पहले इसको कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। हाँ, जितना मर्जी कर सकते हैं। इसमें +2 कर दें, -5 कर दें, देन मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, जितना मर्जी कम्प्लेक्स कर लें। ये तो एक्सप्रेशन बन गई ना। अब एक उस एक्सप्रेशन को जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड करते जाएं, आएगा आंसर बुलियन। रीजन इज दिस, ये तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया ना।
कि अगर एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर है तो रिजल्ट विल बी दी बुलियन वैल्यू। बात समझ आ रही है? ये चीज़ है। अच्छा, अब इसको मैं पूरा कर लूँ। अभी तो मैंने यहाँ जस्ट टेक्स्ट लिखा है, इसको पूरा प्रोग्राम को कैसे थिंक करना है उसके लिए हमें एक और टूल सीखना पड़ेगा। वो टूल सीखने के लिए पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं ये कोड कर रहा हूँ, ये कोड एक ब्लॉक में हो रहा है और वो ब्लॉक का नाम है डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। उस ब्लॉक को क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। यानी कि एक डिब्बा है, उसके अंदर मेरा कोड हो रहा है, जिसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट एक बड़ा डिब्बा है जिसके अंदर मैं सारा कोड लिखते जा रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बड़े बॉक्स में जिसमें मैं सारे लाइंस ऑफ कोड लिख रहा हूँ, उसके अंदर छोटे छोटे डिब्बे बना के उनमें भी कोड रखूँ, रेदर देन कि मैं सारा एक ही बॉक्स में कोड रख दूँ। वो छोटे छोटे बॉक्सेस में जो कोड रखना होता है दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक्स, और वो ब्लॉक रिप्रेजेंट होते हैं थ्रू दी कर्ली ब्रेसेस। बात समझ आ रही है? तो अगर मैंने एक लाइन को मैंने प्रेजेंट कर दिया है इस तरह कर्ली ब्रेसेस में, तो क्या हुआ है एक्चुअल में? अगर कोई इसमें हेल्प करे मुझे, इसकी मैं डायग्राम अगर आपको ड्रा करके दूं, तो ये क्या हुआ है कि एक बड़ा ब्लॉक था, बड़ा डिब्बा है, उसमें दो लाइनें थी। कौन कौन सी? उसमें दो लाइनें थी, और वो कौन सी थी? एक और छोटा डिब्बा मैंने उसमें बनाया एंड पे, लेकिन उससे पहले उसमें दो लाइनें थी। पहली लाइन क्या थी? वेरिएबल लाइक num1 को मैंने डिफाइन किया था, और दूसरी num2 को डिफाइन किया था। फिर उसके अंदर मैंने एक और ब्लॉक बना लिया, अब एक और डिब्बा बना लिया, और उस डिब्बे में मैंने क्या चीज़ रखी? रिजल्ट। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर इस रिजल्ट वाले ब्लॉक के अंदर मैं एक और कोई ब्लॉक बना लेता हूँ, और उसके अंदर मज़ीद मैं कोई मे बी वेरिएबल बना लेता हूँ आउटपुट के नाम से, और उसमें कोई चीज़ डिफाइन कर लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? इस रिजल्ट के अंदर एक और डिब्बा बनेगा, और उसके अंदर क्या होगा? आउटपुट उसका पार्ट होगी। तो एक्चुअली अगर हम कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे तो इट मीन्स कि ये सारा एक ही ब्लॉक है। और अगर कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं तो एक कर्ली ब्रेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस भी लगाई जा सकती हैं, और एक कर्ली ब्रेसेस के साथ सिबलिंग में भी कर्ली ब्रेसेस लगाई जा सकती हैं। जैसे ये रूट लेवल वाली रिजल्ट की है ना, और पॉसिबिलिटी है कि मैं var1 को भी किसी ब्लॉक में रैप कर दूं। ठीक है? अब इसके बॉक्सेस कैसे बनेंगे? कि एक और डिब्बा बनेगा num1 के ऊपर। अब ये वाला num1 वाला डिब्बा और ये वाला आपस में सिबलिंग्स हैं। क्यों बोला? सेम लेवल्स पे है ना, इसलिए सिबलिंग है। और ये वाला डिब्बा इस वाले डिब्बे का क्या है? चाइल्ड है। और ये दो जो सिबलिंग हैं ये खुद चाइल्ड हैं किसके? बड़े डिफॉल्ट ब्लॉक के। बात समझ आ गई? ब्लॉक। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देखो, अगर मैं कोई ब्लॉक नहीं लगाऊंगा तो सेम ही आउटपुट है, अगर मैं ब्लॉक लगा रहा हूं फिर भी सेम आउटपुट है, तो वाई वी नीड टू क्रिएट ब्लॉक्स? हाँ जी, ब्लॉक क्यों बनाते हैं? ताकि मैं उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन डिफाइन कर सकूं, मैं उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन, उसके ऊपर मैं कोई डिफरेंट एक्शन ले सकूं। लाइक अगर मैं कोई बॉक्स नहीं बनाऊंगा, मैं बोलता हूं कि इन सारी चीज़ों में भी अगर हमारे पास एक ही अगर बॉक्स है, ठीक है, और अगर मैं उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेता हूं वो सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। अगर मैंने उसमें एक सेपरेट डिब्बा बना लिया, उसके अंदर मैं जो भी एक्शन ले रहा हूं वो बाकी वाली चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही उनको इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री से बाहर है। हाँ, वो उसकी बाउंड्री के अंदर नहीं है, उसकी बाउंड्री से बाहर है। बाउंड्री कैसे डिफाइन हो रही है? थ्रू द ब्लॉक। हाँ जी,
हाँ, मतलब अगर मैं इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट दूसरे ब्लॉक पे नहीं आएगा। अगर मैं रूट लेवल वाले ब्लॉक पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट सारी लाइंस ऑफ कोड पे आएगा। लेकिन अगर मैं किसी एक डिब्बे को छेड़ रहा हूं तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे डिब्बे पे नहीं आएगा, सिर्फ उसी डिब्बे पे इफेक्ट आएगा जिसको मैं तंग कर रहा हूं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने कोड को ब्लॉक्स में शिफ्ट करते हैं। इतनी बात किसी को ना समझ आई हो कि ब्लॉक क्या होते हैं और वो क्यों यूज़ होते हैं? वो इसलिए यूज़ होते हैं ताकि मैं उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकूं। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि वो उसके ऊपर कुछ भी एक्शंस लिया जा सके। सही है। तो अभी इस ऐप में अब जितने चाहें ब्लॉक बना सकते हैं, हर लाइन का ब्लॉक बना दें, इट्स अप टू यू। लेकिन हमें जितने ब्लॉक चाहिए होते हैं हम उतने ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमें कितने ब्लॉक चाहिए वो हम अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई है। अब अगर इस ब्लॉक पे मैं कोई भी टूल अप्लाई करता हूँ किसी एक ब्लॉक पे, उसका इफेक्ट किसी दूसरे ब्लॉक पे नहीं आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डिब्बे पे जो एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट किसी दूसरे डिब्बे पे नहीं आता है। सही है। हाँ जी, नहीं अगर देखो, अगर तो ये एक सिबलिंग में लगा हुआ है, इसके बिल्कुल सेपरेट लगे हुए हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका जो भी रिजल्ट बन रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, इसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई इसका चिल्ड्रन है और इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म हो रहा है या इसको हम तंग कर रहे हैं या इसको हमने हाइड कर दिया है, तो इसका मीन है इसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। हो सकता है, मतलब एक वेरिएबल दो ब्लॉक्स में सेम वेरिएबल के नाम से डिफाइन हो सकता है। एक ब्लॉक में एक वेरिएबल दोबारा नहीं इनिशिएट हो सकता, लेकिन एक वेरिएबल दो डिफरेंट ब्लॉक में सेम नाम से बन सकता है। ब्लॉक को नेम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ब्लॉक के ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स अप्लाई होते हैं। अभी हम एक कंट्रोल देखने लगे हैं। अच्छा जी, अभी मैंने इस पर कोई ब्लॉक अप्लाई नहीं किया, अब मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया है। अब इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है रिजल्ट नंबर 1 इज ग्रेटर देन num2। सही है। ये कंसोल हमारे डिफ़ॉल्ट ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, इसका एक अपना ब्लॉक है, ये वाला जिसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस डिफाइन किए हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक कंट्रोल लगाना है, तो कंट्रोल कैसे लगाते हैं? कंट्रोल लगाने का मतलब क्या है कि इस ब्लॉक को मैं छेड़ना चाह रहा हूँ, तंग करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कोई एक्शन लेना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर कोई मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ। सही है। और वो चेंजेस क्या है कि इस ब्लॉक को मुझे शो करना है या नहीं करना, यानी कि इस ब्लॉक को मैं रन करना चाहता हूं या नहीं रन करना चाहता। सही है। नॉर्मली तो देखो ये सारा कोड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा ब्लॉक बना रहा हूं और उसके आगे मैंने लगा दिया है कंट्रोल, और वो कंट्रोल क्या है, पैरेंथेसिस, और उसके साथ इफ लगा दिया है, ये एक कंट्रोल मैंने लगाया है, और इसको चाहिए एक स्टेटमेंट, और वो मैंने इसको दे दी है। इफ क्या करता है, इफ का ब्लॉक, इफ जिस ब्लॉक के आगे इफ लगा होगा ना, उसका मतलब है कि वो ब्लॉक ऑल द टाइम नहीं चलेगा। कब चलेगा? इफ के ब्लॉक में अगर स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होगा तो तब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अब मुझे आप लोग बताएंगे इसके अंदर आंसर ट्रू होगा या नहीं होगा? फॉल्स होगा। तो मैंने बोला कि इफ अगर किसी ब्लॉक के आगे लगा हुआ है और उसका आंसर अगर फॉल्स होता है तो वो कोड कभी भी रीचेबल, वो कोड कभी भी नहीं चलता। सही है। तो अब चूंकि इसका आगे फॉल्स लिखा हुआ है, यानी कि रिजल्ट का आंसर फॉल्स आ रहा है, तो ये कोड नहीं चलेगा। तो क्या स्क्रीन पे कंसोल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो ना, हमने एक ब्लॉक लिखा, उसमें एक कोड लिखा, अब वो
नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसका आंसर क्योंकि ट्रू नहीं है। तो इफ अपने आगे लिखे हुए ब्लॉक को तब चलाता है, चलने देता है, अगर उसका आंसर ट्रू हो। अगर उसका फॉल्स हो तो नहीं चलने देता। तो अगर मैं यहां पे आगे TSC लिखता हूं और नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं, तो मुझे कोई भी आउटपुट नजर नहीं आई। रीजन इज दिस है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्या आया अब? क्यों आया भला? क्योंकि इस स्टेटमेंट का आंसर क्या है? ट्रू। तो मैंने बोला ना, इफ के आगे अगर ट्रू प्रोड्यूस होगा ऐसे, तो वो इस ब्लॉक को चलाने देगा, अदरवाइज नहीं चलने देगा। और हमने ब्लॉक बनाए इसीलिए कि मैं उसके ऊपर कोई छेड़खानी अप्लाई कर सकूं, उसको शो करना है या नहीं करना, या इस तरह की लॉजिक्स उस पर लगाना चाहता हूं मैं। सिर्फ इफ ओनली वर्क्स विद बुलियन, ट्रू और फॉल्स। इफ मीन अगर, अगर तो तभी होता है ना जब कोई चीज होने में कोई कंफ्यूजन हो कि होगी या नहीं होगी। हाँ जी, हाँ, अगर ट्रू होगा तो फिर अपना आगे लिखा हुआ ब्लॉक चलाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं चलाएगा। हाँ, अगर इसको मैं ट्रू, अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया तो अब क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, बाद में चला दे तो दिया है इसको। हाँ जी, वो अभी हमने केस हैंडल करना है ना, वो केस हैंडल करना है। नहीं, देखो कंडीशन आप किसी वेरिएबल में, देखो कंडीशन तो ये है, इसको आप किसी वेरिएबल में रख के इस इफ को ओनली ट्रू या फॉल्स चाहिए। अगर ट्रू होगा तो आंसर चलाएगा, अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलाएगा। डेट्स इट। हाँ, रिजल्ट कोई भी नहीं मिल रहा इस केस में, लाइक ये 45 हो गया। हाँ जी, उसके केस में हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक और सिबलिंग, एक और हम कंट्रोल बनाएंगे। वो कंट्रोल क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो कंसोल भी मैं ऑल दी टाइम नहीं चलाना चाह रहा। तो हम बोलेंगे नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। और वो कब चलेगा? जब इफ का आंसर फॉल्स होगा। अब समझ आ रही है कि इफ अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चला दो, अगर रिजल्ट फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक चला दो। नहीं, हाँ, पेरेंट की सिबलिंग नहीं, पेरेंट की तो चाइल्ड है ये दोनों आपस में सिबलिंग बन गए ना अब। नहीं नहीं, रूट लेवल पे एक वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन रूट लेवल पे बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक होता है। ये सारे बाय डिफॉल्ट उसके चाइल्ड हैं, रूट ब्लॉक के। एल्स के आगे कंडीशन नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब एक चीज को मैं, जब मैंने ये चेक कर लिया है कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, फॉल्स होगी बात, तो इसका मतलब क्या है? नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है, उसको रीचेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा कि अगर जो नंबर बड़ा होगा मुझे उसका आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा, अगेन मे बी इसको 15 कर देंगे, तो अब कौन सा नंबर बड़ा है? तो अब वो वाला कंसोल मुझे नजर आ जाएगा। समझ आ रही है कि इसके आगे लिखा हुआ ब्लॉक तब चलेगा अगर इफ का आंसर ट्रू आ रहा है। अच्छा, ये ब्लॉक में कुछ भी लिख दें तो वो चलेगा, ये जरूरी नहीं कंसोल लिख रहे हैं, हम वेरिएबल बना लें वो चल जाएंगे। हम 10 कंसोल लगा दें 10 कंसोल चल जाएंगे। उसने पूरा ब्लॉक ही चलाना है, पूरे डिब्बे को चलाना है।
देखो अगर मैंने ये एक डिब्बा है, इसके आगे मैंने यहां पे लगा दी इफ, अगर उसका आंसर ट्रू आ गया तो उसने पूरे डिब्बे को चलाना है, वेदर उसमें एक लाइन है या 1000 लाइनें हैं। अगर उसका आंसर फॉल्स आ गया उसने पूरे डिब्बे को ही नहीं चलाना, चाहे उसमें एक लाइन है या 1000 लाइनें। सही है। तो इस वजह से ये चीज़ें ऐसे चल रही है। उसके अंदर सिबलिंग में बॉक्सेस हैं, ठीक है। नहीं, अगर तो रूट लेवल वाला ही फॉल्स हो गया तो फिर तो कोई भी नहीं चलेगा ना अंदर। अगर यही अगर आप कह रहे हैं कि इसके अंदर मेरे पास एक और ब्लॉक लगा हुआ है ऐसे है, और उसके ऊपर भी मैंने एक और इफ लगा दी हुई है ऐसे, इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं वैसे ऐसे। अब अगर आपकी देखो पेरेंट ये वाला ही नहीं चल रहा, इसकी ही आंसर फॉल्स हो गया है, तो क्या अंदर वाले चलेंगे? वो तो सभी फॉल्स हो गया ना, वो पूरा ब्लॉक ही नहीं चल रहा तो अंदर के ब्लॉक चलेंगे या नहीं, उसका फैसला ही करना खत्म हो गया। अगर ये ट्रू हो रहा है देन चांसेस हैं कि अंदर वाला, अब अंदर वाला भी चलेगा या नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि ये ट्रू प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। दूसरा चल जाएगा। वो तो आपकी कंडीशन है ना कि क्या चीज़ ट्रू हो रही है क्या चीज़ फॉल्स हो रही है। देखो कंडीशन इज नथिंग, कंडीशन क्या कह रही है, दो तीन सिंपल चीज़ें हैं। कंडीशन कह रही है कि जो मेरे आगे ब्लॉक लिखा हुआ है ना आपने, उसमें चाहे एक लाइन है या 1000 लाइनें हैं, उसको मैं सिर्फ उस सूरत में चलने दूंगा उस कोड को, अगर मेरा आप मुझे आंसर ट्रू दोगे। और वो आंसर आपने कैसे देना है, यू हैव टू कैलकुलेट समथिंग। सही है, जस्ट लाइक मैंने नंबर 1 को नंबर 2 से ग्रेटर, यानी कि एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व की है, उसका आंसर अगर ट्रू आता है तो फिर इफ कंडीशन चलेगी, अगर आंसर फॉल्स आता है तो इफ कंडीशन है नहीं चलेगी। सही। तो इसका बस इतना काम है कि इस ब्लॉक को उसने तब चलने देना है जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं ये नहीं लगाता, लेट्स सपोज मैं ये खत्म कर देता हूँ इफ एल्स, मैंने दो ब्लॉक स्टिल बनाए हुए हैं, उनमें दो कंसोल हो रहे हैं, अब क्या होगा कौन बताएगा अब क्या होगा? हाँ जी, दोनों रन हो जाएंगे, क्योंकि देखो कोड तो वैसे ही है, जस्ट मैंने अपने उसको ब्लॉक में शिफ्ट किया है, तो सिर्फ सिंपल ब्लॉक में शिफ्ट करने से तो कोई असर नहीं ना होता, जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई एक्शन ना लूँ या उसको कोई चेंज ना करूँ। तो ब्लॉक हैं वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे हैं। अब जो इफ का कंट्रोल है ना, वो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है तुमने चलना है या नहीं। अब लेट्स सपोज मैं एक पे लगा देता हूँ दूसरे पे नहीं लगाता, मैं इस पे लगा देता हूँ इफ रिजल्ट। अब मैंने इफ लगाया तो अब ये वाला डिसीजन लेना है कि ये चलेगा नहीं, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं, ये तो ऑलवेज ही चलेगा। क्यों बोला? इस पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ये ब्लॉक तो ऑलवेज ही रन होगा। नहीं जरूरी, मैं कह रहा हूं अभी हमने नहीं लगाया इफ के साथ एल्स, तो फिर भी चलेगा ये, स्टिल चल रहा है, क्योंकि वो हमारी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। इसको ऊपर लगा दें तो फिर एक आना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, एक स्टेटमेंट, देखो एक स्टेटमेंट चलाओ नहीं हम कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखो अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो तुम इसको चलने दो। अब उसके अल्टरनेटिव में मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं एल्स लगाऊंगा, अगर नहीं चाहिए तो मैं नहीं लगाऊंगा। हम्म। नहीं नहीं, एल्स ऐसे नहीं चलता ना, वो तो इफ अगर इसको आंसर फॉल्स मिलता है तो फिर एल्स को वो चलाएगा, अगर इसको ट्रू मिलता है तो फिर वो एल्स को नहीं चलाएगा, फिर वो ट्रू को चलाएगा इसको। एल्स इन केस अगर फॉल्स आता है, तो इफ में अगर आंसर फॉल्स हम देते हैं तो वो एल्स को चलाता है, अगर वो हम ट्रू देते हैं तो वो इफ को चलाता है, एल्स के ब्लॉक को नहीं चलाएगा फिर। मतलब इफ के अंदर तो नहीं ना बॉक्सेस। हाँ
देखो अल्टीमेट इसको चाहिए ट्रू या फॉल्स, आप बार बार अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इस वक्त रिजल्ट की वैल्यू क्या है? ट्रू है, तो क्या एल्स चलेगा? जब इसको ट्रू मिल गया तो इसने ये वाला ब्लॉक चलाना, नीचे वाला नहीं चलाना। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मे बी +20 कर देता हूँ, फिर माइनस समथिंग कर देता हूँ, अब मे बी क्या बनेगा? अब कुछ चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा? स्टिल ट्रू है। 45 + 30 32 फॉल्स हो गया। तो अब कौन सा ब्लॉक चलेगा? अब ये वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। इफ हाँ एल्स डिपेंडेंट है ना। अगर इफ का आंसर फॉल्स आएगा तो एल्स ने चलना है। इफ का आंसर अगर ट्रू आ रहा है तो एल्स नहीं कभी भी चलेगा। ये देखो, ये मैंने मल्टीपल किया ना इधर, ऐसे इधर एक और क्रिएट कर लूँ रिजल्ट 2 के नाम से, और उसमें वैल्यू डिफरेंट कर लूँ ऐसे, सही है। अब इन दोनों को कर लेते हैं। रिजल्ट एंड लगाऊं या आर लगाऊं? कैसे? एंड लगा लो, तो अब आंसर क्या प्रोड्यूस होगा? दोनों ट्रू होंगे तो इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो अभी वैसे कौन सा चल रहा है? नंबर 2 इज ग्रेटर, यानी कि एल्स वाला ब्लॉक चल रहा है इस टाइम, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी किसी तरह से। अगर और पे ले जाएं, अगर नॉट पे ले जाएं तो फिर इसको क्या कर देगा वो? ट्रू उल्टा कर देना चाहिए, वो अब नंबर 1 को ग्रेटर बोलेगा। हाँ जितने मर्जी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको और कर दूं तो अब क्या आएगा? वैसे फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि एक भी ट्रू हो जाते, ट्रू हो जाए हैं। तो एक ही बात है ना, रिजल्ट 2 के साथ लगा लें या स्टार्टिंग में लगा लें, अल्टीमेट तो नॉट ही है, उल्टा ही करेगा ना उसको। ऑल गुड। इफ़ की समझ आ गई सबको? इफ़ में नई चीज़ सीखने वाली बस इतनी सी है, ये वाला ब्लॉक भी आपको पहले से आता है, उसमें जो कोड लिखा है वो भी आपको पहले से ही आता है। इसके अंदर जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये भी आपको पहले से ही आता है। इफ़ जो सीखने वाली चीज़ है कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, और वो डिपेंड कर रहा है कि उसको आंसर ट्रू मिल रहा है या फॉल्स मिल रहा है। और उसके अलावा तो कोई हमने नई चीज़ नहीं सीखी इसके अंदर। लेकिन ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है, इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ। बना सकते हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ एक लाइन का कोड बना लें या 1000 लाइन का कोड बना लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक ये तो वैसे अब मैटर करता है कि हमें क्या करना है अचीव। लेकिन मे बी मैं यहाँ पे एक और रिज़ल्ट 3 बना रहा हूँ, उसमें रिज़ल्ट उसमें मे बी मैं 23 + 5 कर रहा हूँ, उसको मैं नीचे कंसोल कर रहा हूँ। मतलब अभी मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करना है, लेकिन हम वेरिएबल बना सकते हैं जो दिल कर रहा है, उसमें फिर ऑपरेटर लगा सकते हैं, जैसा भी कोड करना है। इट्स नॉट लाइक एनी इशू ओवर देयर। आउटपुट बना सकते हैं, उसकी वैल्यू बूलियन होगी, और उसमें फिर मैं कोई रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू कब हमने अंदर यूज़ भी नहीं किया है ना उनको। क्या? ये तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जाके जितना मर्जी कोड लिख सकते हैं, वो कोड बेसिक ही चलेगा टॉप टू बॉटम। इसका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? इस आउटपुट का क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट 23 + 5
28 प्लस 23 सम 51 और इक्वल टू 23 गलत आंसर है ना, तो फॉल्स आएगा, तो आउटपुट में फॉल्स सेव होगा। उसको आप इसी कंसोल में प्रिंट करा लें। तो वो नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन साथ में फॉल्स शो कर रहा है। आइडिया ये है कि इसका तो कंसर्न ही नहीं है, ये ब्लॉक वाला एक समथिंग एल्स आइडिया है। इफ़ ने बस उसको चलाना है या नहीं चलाना, उसके अंदर 1 लाइन हो 10 लाइनें हो सब चला देगा, 50 उसके अंदर एक और इफ़ लगाओ वो भी चला देगा, वो इफ़ के अंदर फिर कोई कोड लिख दो वो भी चल जाएगा। वो तो फ्लो वैसे ही है कि जो उसके अंदर होगा उसने वो चलाना है। अच्छा, अब हम वो देखें प्रोग्राम। राइट है प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। कैसे चेक करेंगे? वो भी मैंने आपको करके दिखाया था। हम 2 नंबर ले लेते हैं, मे बी यहाँ पे नंबर थे उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। नंबर 1 को यूज़ कर लेते हैं। वी आर रिज़ल्ट आप पहले कैलकुलेट कर लें या बाद में कर लें, एक ही बात है। और उसमें आप लिख दें num1 2 पे डिवाइड करें अगर आंसर 0 आ रहा है, इफ़ अगर आंसर रिज़ल्ट का आ रहा है 0 के इक्वल मतलब ट्रू आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, नंबर इज़ इवन। और अगर नहीं आ रहा तो एज, तो ऑटोमेटिकली अगर नंबर इवन नहीं है तो क्या होता है, नंबर ऑड होता है। इवन आ रहा है क्योंकि 30 है, अगर 31 कर दें तो एल्स चलेगा और आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। यूज़र से भी ले सकते हैं, लेकिन वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं पढ़ रहे। हाँ जी, कुछ काम तो आप लोग भी करेंगे ना, सारा दिमाग मैंने नहीं लगाना। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो, इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे? इफ़ हम कह देंगे नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो मतलब क्या है, नंबर इज़ पॉजिटिव। अच्छा, अभी के लिए हम एक और इफ़ लगा लेते हैं। इफ़ नंबर इज़ डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या है, नंबर इज़ 0। और हम एक और इफ़ लगा लेते हैं। इफ़ num1 इज़ लेस देन 0, इट मीन्स नंबर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये उस तरह से बिहेव करेगा हमें, नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज़ ऑड। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो नंबर शुड बी नेगेटिव। ऑड आ रहा है, वो तो दूसरा प्रोग्राम हमने किया हुआ नीचे। ये डिवाइजेबल 5 कर लेंगे, ये अभी जिस तरह हमने 2 किया, 2 की जगह 5 कर दें या 11 कर दें तो डिवाइजेबल 5 हो जाएगा। एंड 11 समझ रहे हैं कि वो उसके भी हो और उसके भी हो, तो बीच में फिर हम
नहीं, अगर तो उसने एक्सप्लिसिटी बोला है कि ज़ीरो भी बताओ, नेगेटिव भी बताओ, पॉजिटिव भी बताओ, तो फिर मैंने दोबारा लिख दिया कि ये ज़ीरो है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर वो कहता है कि सिर्फ बताओ नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम फिर लगा देते इक्वल टू ज़ीरो, तो वो ज़ीरो भी हम कंसिडर करा देते ना इवन के, सॉरी पॉजिटिव के। अब चूंकि उसने एक्सप्लिसिटी बोला है कि मुझे बताओ कि जब ज़ीरो हो, तो हमने वो भी उसको आइडेंटिफाई करके दे दिया। ये वाला कैसे सॉल्व होगा? ये वाला सॉल्व करें, ये बिल वाला ज़रा आप लोगों के रिलेटेड है, मतलब कॉमनली प्रॉब्लम है ना जो रोज़ ही सुनते हैं। राइट TS प्रोग्राम to input electricity unit charges and calculate total electricity bill according to the given conditions. For the first 50 यूनिट RS ये यूनिट पर कॉस्ट पड़ेगी, 100 यूनिट पे ये करेगी, मोर देन 100 यूनिट पे ये पड़ेगी, 250 यूनिट, नेक्स्ट 100, मतलब वो बता रहा है कि इसने से इतने, नेक्स्ट 100 पे इतना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट इतना पड़ेगा, एंड अगर अबव 250 हो जाता है तो उसको ये पड़ेगा। एंड एडिशनल सरचार्ज अब 20% आपको एडिशनल सरचार्ज भी लगाना है। और इनपुट क्या करना है? नंबर ऑफ़ यूनिट। सही है, तो हम बोल देते हैं जी नंबर ऑफ़ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू 10। सही है, और मैं और इसकी टाइप में भी नंबर होगी, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इफ़ अगर नंबर ऑफ़ यूनिट हैं कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 50, तो अगर नंबर ऑफ़ यूनिट लेस देन 50 हैं, इक्वल टू लगा लेते हैं, एंड लगा लें, ज़ीरो से बड़े हैं, इनके ज़रा अच्छा हो जाता है। नंबर ऑफ़ यूनिट ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन ज़ीरो, सॉरी ग्रेटर दैन ज़ीरो, इक्वल के तो ज़ीरो ही आएगा आंसर। उसको हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ यूनिट को मल्टीप्लाई करके प्राइस का एक वेरिएबल भी चाहिए होगा ना मुझे, और उसकी टाइप भी क्या होगी, नंबर, और शुरू में प्राइस क्या होगी, ज़ीरो। अगर इतने यूनिट हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्राइस की वैल्यू को मैं अपडेट करके क्या बना दूंगा, नंबर ऑफ़ यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ़ यूनिट चाहिए होगा ना, मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और इक्वल टू आपका जो भी टोटल प्राइस है वो इसमें सेव हो जाएगी, कि जो बिल है, सॉरी प्राइस नहीं, इसको बिल बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इफ़ अगर नंबर ऑफ़ यूनिट जो हैं वो 50 से बड़े हैं, और उसने क्या, नेक्स्ट 100 का मतलब क्या है, 50 से लेके 150 तक, तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेटर देन 50। तो तब फार्मूला क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 का मतलब क्या होता है, तो 51 ही हुआ ना। अच्छा, अब प्राइस क्या है, 0.75, और अगर तीसरी कंडीशन क्या है, नेक्स्ट 100, यानी कि 150 से बड़े और 250 से छोटे, मल्टीप्लाई बाय 1.20, और मोर देन 250 से बड़े, यहाँ पे आ जाएगा, तो हम उसको चेक लगा लेते हैं और उसको कह देते हैं मोर देन 250 से
बड़े जो भी होंगे द बिल विल बी नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.50। ठीक है, तो बिल कैलकुलेट हो गया। अब इस बिल के अंदर हमें एक और मॉडिफिकेशन भी करनी है, वो क्या, 20% एडिशनल सरचार्ज लगाना है। तो 20% प्राइस का 20%, टोटल जो प्राइस बनी है उसका 20% कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय, ठीक होता है, ऐसे ही होता है फार्मूला है। क्यों, किधर लिखा हुआ है? क्या मतलब? वो कह रहा है कि पहले 100 को 1.25 1.20 रहे, तो अगले जो 120 के बाद वाले उनको। नहीं, आप बात नहीं समझे। देखो, जिनका यूनिट 50 से कम है उनको ये प्राइस लगेगी, जिनके यूनिट 150 तक हैं उनको ये प्राइस लगेगी। तो ये क्या बात हुई नॉर्मल। भाई, ऐसे नहीं होता ना। बिल तो कैसे कैलकुलेट होता है? अगर किसी के 200 यूनिट है तो उन पे एक प्राइस लगती है, तो हमें माइनस क्यों करने हैं यूनिट? नहीं नहीं, अभी ये कंडीशन ये नहीं कह रही है, ये तो स्टैंडर्ड सीधा सीधा रास्ता बता रही है। देखो, अगर कोई ऐसा होगा वो फिर वो एक्सप्लिसिटी लिखेगा भी ये करना है, लेकिन इस स्टेटमेंट में उसने ये नहीं लिखा। दोबारा पढ़ लेते हैं। राइट अ टीएस प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्जेस एंड कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। व्हाट इज द कंडीशंस? फॉर द फर्स्ट 50 यूनिट्स द चार्ज दिस, जिनका जो फर्स्ट 50 यूनिट होगा उनको हम ये चार्ज कर रहे हैं। जिनका 100 यूनिट, नेक्स्ट जिनका 100 यूनिट होगा उनको ये चार्ज कर रहे हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं ना कि पहलों का इतना करो दूसरों का इतना करो, तो वो फिर हमें टोटल यूनिट भी लेने हैं उससे, कि टोटल यूनिट कितने हैं उसके पास, और 250 350 जितने भी उसके टोटल यूनिट है, फिर उसको चंक्स में डिवाइड करना है कि उसको 50 माइनस करके फिर 100 माइनस करके फिर उतने मल्टीप्लाई करके हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इसको सिंप्लिसिटी जिस तरह मैंने की है, ये भी एक मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसे कह रहे हैं। फॉर 50 यूनिट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर लेते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन अगर उसका वो मतलब था तो उसको फिर हम दूसरे डिफरेंट तरीके से थिंक करते हैं। तो फॉर 50 यूनिट हमें ये चार्ज करने हैं, फॉर 100 यूनिट हमें ये चार्ज करने हैं, फॉर वो ही ना चेंज करना पड़ेगा, फॉर 150 यूनिट, फॉर 250 यूनिट। अब सही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ये सारा फार्मूला बन गया, मेरे पास बिल बन गया, इसको मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा एक्चुअल बिल आ जाएगा। तो जिनके यूनिट इतने हैं 10 हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे, तो उसको वो 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसको उसका 20% सरचार्ज लगाएगा। 20% था वैसे, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा एंड डिवाइडेड बाय, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं वैसे कि जिससे मल्टी जितनी परसेंटेज निकालनी हो किसी चीज़ की। ऐसे होगा ना, बिल प्लस बिल को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकलेगी, उसको बिल में जमा कर लेंगे, हैं निकाल दें। आप लोग इतना मैनुअली निकालो, 10 का कितना बनेगा? कंसोल ले लेता हूँ, 10 का बिल कितना बनेगा?
अगर 10 यूनिट हों 0 पॉइंट वो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना बनना चाहिए? सही आया कि नहीं? इतना ही बनना चाहिए 10 यूनिट का। ठीक है। और अगर हम इसको मे बी 500 कर दें फिर कितना बनेगा? 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ये रियलिटी से बहुत दूर चल रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, फिर कुछ करीब है। हाँ फिर कोई करीब बन सकते हैं। वैसे तो मैं कह रियलिटी से बहुत दूर चल रहे हैं। 500 यूनिट का 900 बिल आज। हाँ, असल यूनिट की कॉस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ सोचा जा सकता है। तो मतलब आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, जो प्रॉब्लम्स और आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देंगे हम, आप उसको प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड करें। सोचने की बात यह है कि किस तरह वेरिएबल बनाने हैं, कैसे मैं रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, फिर मैं उसको कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, फार्मूला। अब इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, ऑपरेटर ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे भी सारे ऑपरेटर हैं, वही हमने पढ़े हैं। ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी सारे ऑपरेटर्स हैं। नहीं, हमने लहदा लहदा काम भी तो करने हैं ना, प्राइस भी तो लहदा लहदा मल्टीप्लाई करनी।